बहुत समय पहले, जब भारत की धरती पर न जंगल पूरी तरह बस पाए थे, न ही नगरों की ऊंची दीवारें उठी थीं, तब उत्तर पश्चिम दिशा से एक समूह आया, आर्य। ये लोग घोड़े पर सवार, रथों से सुसज्जित और नए विचारों से भरे हुए थे। वे साथ लाए थे अपने मंत्र, अपने देवता और अपनी एक पवित्र भाषा, संस्कृत। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का आरंभ लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियों की भूमि में बस गए थे। उन्होंने प्रकृति के बीच जीवन बिताना शुरू किया। उस समय कोई बड़ा राज्य नहीं था, कोई महल नहीं, बस खुले मैदान, गायों के झुंड और यज्ञों की अग्नि से उठता धुआं था। इन लोगों ने अपने जीवन और विचारों को ऋग्वेद में व्यक्त किया। ऋग्वेद उनके गीतों, मंत्रों और प्रार्थनाओं का संग्रह था। इस काल में समाज बहुत सरल था। आर्य लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र को वर्षा का देवता, अग्नि को यज्ञ का दूत, वरुण को जल और सत्य का रक्षक मानते थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते, सोमरस का सेवन करते और जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने के लिए मंत्रों का सहारा लेते। ग्राम जीवन में लोग मिलजुल कर रहते थे। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी और पिता का प्रभाव अधिक था, किंतु स्त्रियों को भी सम्मान मिलता। वे यज्ञों में भाग लेती, विद्या प्राप्त करती और कवियत्री भी बनती, जैसे लोपामुद्रा और घोषा। ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालक थे। गायें धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक थीं। गौ का महत्व इतना था कि व्यक्ति की समृद्धि गन्नत हुई। हालांकि धीरे धीरे खेती का भी विकास हुआ और जीवन में स्थिरता आई, पर जीवन अभी भी खुला खुला और प्रकृति के करीब था। समय के साथ आर्य पूर्व की ओर बढ़े और गंगा यमुना के मैदानों तक पहुंचे। यही वह परिवर्तन था जो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत बन गया। अब समाज अधिक संगठित हुआ, गांवों से नगर बनने लगे और सत्ता की नई व्यवस्थाएं सामने आईं। इस काल में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विकास हुआ। उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था का रूप उभरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहां पहले यह विभाजन लचीला था, वहीं अब कठिन नियमों और रीति रिवाजों ने सामाजिक दूरी बढ़ाई। ब्राह्मण ज्ञान और यज्ञ के रक्षक बने, क्षत्रिय शासक और योद्धा, वैश्य व्यावसायिक कार्य और कृषि में लगे तथा शूद्रों को समाज की सेवा के काम सौंपे गए। इस व्यवस्थित विभाजन ने समाज में नई स्थिरता भी दी और नई असमानताएं भी जन्म दी। राजनीति में भी बदलाव आया। छोटे छोटे जनपदों का रूप बदलकर बड़े राज्यों का स्वरूप बनने लगा। सभा समितियां धीरे धीरे शासकीय अधिकारों के आगे कमजोर पड़ने लगी और राजा का पद अधिक प्रतिष्ठित हो गया। धर्म और संस्कार भी अधिक जटिल हुए। यज्ञ अब केवल प्रकृति पूजा न रहकर वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। कर्मकांडों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों ने धार्मिक क्रियाओं पर अधिकार जमा लिया। फिर भी इसी परिवर्तित वातावरण में मनुष्य ने गहन प्रश्न उठाए। यह संसार क्या है? आत्मा क्या है? मोक्ष क्या है? इन प्रश्नों ने उपनिषदों को जन्म दिया, जहां आंतरिक सत्य और आत्म अन्वेषण पर ध्यान दिया गया। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल बन गया। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद वेदांग, गणित, खगोल और नीति सीखते। ज्ञान का लक्ष्य केवल सूचना नहीं, बल्कि आत्म परिचय और जीवन की गहन समझ थी। धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ। गंगा के किनारे बसे छोटे गांव नगरों में परिवर्तित हुए। लोहे के उपकरणों के आने से खेती अधिक उत्पादक हुई, व्यापार बढ़ा और जीवन में स्थायित्व आया। वही धरती बनी वो बुनियाद जहां आगे चलकर महाजनपद, राज्य और विशाल साम्राज्य उपजे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की सरल प्रकृति मूलक जीवन शैली ने उत्तर वैदिक युग में प्रवेश करके समाज, धर्म और राजनीति की नींव रखी। यह वही काल था जिसने भारत को एक स्थायी सांस्कृतिक पहचान दी। वो स्वर जो आज भी वेदों की वाणी में गूंजता है और वो प्रश्न जो आर्षियों ने यज्ञ की अग्नि के समक्ष पूछे थे। और अंत में आज भी इस दुनिया में कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।